नमस्कार। आज साथियों आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला विनिमय बिल वाला चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अकाउंटेंसी का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से सहायक ये एक तरीके से सहायक बहियों का पार्ट है, जिस प्रकार से 8 प्रकार की सहायक बहियाँ होती है, 6 सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आपकी जो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल वाली सहायक बहियाँ थी यानी बीआर और बीपी वाली थी, उनको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अब बीआर और बीपी बनाने से पहले सर्वप्रथम आपको विनिमय बिल के बारे में समझना होगा, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कौन से रूल में इसका प्रावधान है, यानी कब बनाया गया था ये, विनिमय बिल के कौन कौन से पक्षकार होते हैं, बिल का प्रारूप कौन कौन सा होता है, विनिमय बिल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बिल संबंधी व्यवहारों का लेखा कैसे किया जाता है, बिल का पहचान कैसे किया जाता है, बिल का अगर तिरस्कार या अनादरण हो जाता है तो उस संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है, बिल का नवीनीकरण कैसे किया जाता है यानी रिन्यूअल कैसे किया जाता है, अगर कोई स्वीकृता है, अगर वो दिवालिया हो जाता है तो उस संबंध में किस प्रकार से लेखांकन व्यवहार किए जाते हैं, और अनुग्रह या सहायता बिल यानी अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं, उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इनके पश्चात में इन चीज़ों को समझने के पश्चात में बिल की पूरी प्रक्रिया समझने के पश्चात में लेखांकन व्यवहार थ्योरेटिकल समझने के पश्चात में फिर तैयार करेंगे आपका बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बही, यानी सहायक बहियाँ आपकी बीआर है और बीपी है, उनको फिर तैयार करेंगे कैसे करते हैं, और फिर उसके पश्चात में लेजर में उनकी किस प्रकार से पोस्टिंग करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है साथियों, वो 1881 वाला अधिनियम है, पराक्रम में विलेख अधिनियम के द्वारा ये गवर्नर्ड या शासित होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी द्वारा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु या जो नगद के अलावा जो उधार माल बेचा जाता है किसी भी देनदार को या ग्राहक को, तो उस संबंध में नगद पैसा ना देकर एक तरीके से जो बिल होता है, बिल के माध्यम से स्वीकारकर्ता उस राशि को स्वीकार कर लेता है और उसमें अपने हस्ताक्षर कर देता है, उसमें स्टाम्प लगा दिया जाता है, और जो देय तिथि होती है, ड्यू डेट होती है, बिल की देय तिथि, वो अभी बात करेंगे देय तिथि आपकी ड्यू डेट क्या होती है। तो ड्यू डेट पर वो उसका भुगतान यानी लेखक को कर देता है, ठीक है। तो इस संबंध में बिल का प्रावधान बनाया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब इसमें फर्स्ट बात करें, विनिमय बिल में 3 पक्षकार होते हैं, या तो आपका इनिशियल स्टेज है। सर्वप्रथम आपको समझना होगा कि विनिमय बिल में पक्षकार कौन कौन से होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। देखिए साथियों, इसमें 3 पक्षकार होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फर्स्ट तो होता है आपका लेखक, सेकंड होता है आपका स्वीकर्ता यानी एक्सेप्टर या ड्रावी। आपको याद रखना है ड्रावी क्या होता है। ड्रावी को हिंदी में स्वीकर्ता बोलते हैं तथा ड्रावर को लेखक बोलते हैं, और एक होता है आपका प्राप्तकर्ता यानी पेयी। तो इसमें एक बात बताता हूँ मैं आपको पहले ही, जो लेखक होता है, बिल को लिखने वाला व्यक्ति लेखक कहलाता है, और यह प्राय एक तरीके से लेनदार होता है, यानी जो ये व्यापारी का मालिक होता है, यानी व्यापार का जो मालिक होता है, व्यापारी द्वारा ही बिल लिखा जाता है, तो लेखक को ही व्यापारी कहा जाता है। जो बिल को लिखता है वो लेखक कहलाता है, और ये सामान्यतः लेनदार होता है। लेनदार क्यों होगा कि क्योंकि इसने उधार माल बेचा देनदार को, तो इस तरीके से लेनदार होता है। और प्राप्तकर्ता की बात करें पेयी की, तो जिस व्यक्ति के द्वारा बिल लिखा जाता है या जो लेनदार होता है वो एक तरीके से प्राप्तकर्ता कहलाता है। सामान्यतः लेखक या प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, या प्राप्तकर्ता अन्य व्यक्ति या तृतीय पक्षकार भी हो सकता है, ठीक है। और अगर लेखक तथा प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति है तो उस दशा में बिल में 2 ही पक्षकार होते हैं। अब स्वीकृता की बात करें, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा गया है या जिसको वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बिल को बुनाना है, तो उस व्यक्ति को स्वीकर्ता कहा जाता है, यानी वो एक तरीके से व्यापार के लिए देनदार होता है। अब इनको देखते हैं। बिल को लिखने वाला व्यक्ति बिल का लेखक कहलाता है, प्राय यह लेनदार होता है। अब स्वीकर्ता की बात करें, एक्सेप्टर या ड्रावी की बात करें, तो जिस व्यक्ति पर बिल लिखा जाता है वह बिल की शर्तों का पालन करते हुए देय तिथि को बिल की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति देता है, उसे स्वीकारकर्ता कहते हैं। और प्राय यह देनदार यानी डेटर्स होता है, यानी जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा गया है या जिस व्यक्ति को राशि की आवश्यकता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को स्वीकर्ता या देनदार कहा जाता है। वो निश्चित तिथि के पश्चात में, यानी सामान्यतः 3 माह का इनका टाइम होता है, वो 3 दिवस यानी 3 डेज अनुग्रह दिवस के रूप में दिए जाते हैं। तो लगभग 93 डेज में उसको पेमेंट करना होता है, ठीक है, स्वीकारकर्ता को, यानी जिसने बिल को स्वीकार किया है, तो ये प्राय देनदार होता है। तो बात करें प्राप्तकर्ता की पेयी की, जिस व्यक्ति को बिल की राशि का भुगतान प्राप्त करने का राइट्स होता है वह प्राप्तकर्ता व्यक्ति कहलाता है। कई बार लेखक व प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी क्यों होता है, क्योंकि जो बिल्कुल लिखता है वो लेखक कहलाता है, और लेखक वही व्यक्ति होता है जो व्यापार का मालिक होता है, और जो ग्राहकों को उधार माल बेचता है तो एक तरीके से लेनदार कहलाता है।
तो कई बार लेखक को प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो सकते हैं और ऐसी दशा में बिल में दो पक्षकार रह जाते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक उदाहरण के रूप में देखें कि चंद्रशेखर ने शिव कुमार को 5,000 रुपए का माल बेचा तथा 2 माह पश्चात भुगतान का शिव कुमार को आदेश देते हुए एक विनिमय बिल लिखा, जिससे शिव कुमार ने स्वीकृत करके चंद्रशेखर को लौटा दिया। तो इसमें क्या है कि जो इसमें दो कैंडिडेट है, एक तो है चंद्रशेखर, एक शिव कुमार। तो चंद्रशेखर ने शिव कुमार को 5,000 रुपए का माल बेचा, तो चंद्रशेखर तो यहाँ पे हो गया लेखक और शिव कुमार हो गया आपका स्वीकर्ता। कौन हो गया? स्वीकर्ता। अब देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया एंड चंद्रशेखर ने इस बिल को बैंक से भुना लिया और देय तिथि पर जो ड्यू डेट थी उसमें जो निश्चित तिथि होती है वो उसमें पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि आप 1 महीने में चुकाएंगे या 2 महीने में पेमेंट करेंगे या 3 महीने में। तो मैक्सिमम 3 माह और 3 दिवस अनुग्रह दिवस के रूप में इसमें जोड़े जाते हैं। तो देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, तो यहाँ चंद्रशेखर बिल का लेखक हो गया और शिव कुमार है जो एक्सेप्टर हो गया यानी ड्रावी हो गया तथा बैंक हो गया जो प्राप्तकर्ता हो गया। यदि चंद्रशेखर बिल को बैंक से नहीं भुनाता तो चंद्रशेखर ही प्राप्तकर्ता होता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्राप्तकर्ता और लेखक सामान्यतः एक ही व्यक्ति होता है। कई बार क्या होता है कि बिल को बैंक से बुनाया जाता है या किसी तृतीय पक्षकार को उसका एंडोर्समेंट कर दिया जाता है, बेचैन कर दिया जाता है, तो उस संबंध में प्राप्तकर्ता लेखक नहीं होगा यानी लेनदार नहीं होगा, अन्य तृतीय पक्षकार उसका प्राप्तकर्ता होगा। अब इसमें बात करते हैं विनिमय बिल के प्रारूप की, परफॉर्मा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। तो देखिए बिल का परफॉर्मा ये होता है, इसमें जितनी राशि होती है, जितनी राशि का आपने बिल लिखा है या स्वीकार हुआ है, तो वो राशि ऊपर आ जाएगी। जैसे 20,000 की है तो रेवेन्यू टिकट इसमें लग जाता है और जो व्यापार का नाम है उसमें नाम आ जाएगा खंडेला बाजार श्री माधोपुर, जो भी उदाहरण है। अब इसमें लिखा जाता है बिल की तिथि से 3 माह पश्चात हमें या हमारे द्वारा आदेशित व्यक्ति को प्राप्त लाभ के बदले 20,000 रुपये का भुगतान करें। सेवा में विजय ब्रदर्स अजीतगढ़ सीकर आ गया और भवानी ट्रेडर्स के लिए जो भी बिल से रिसीवेबल है, जिसको बिल प्राप्त होगा उसके साइन हो जाएंगे। और जो बिल दे रहा है बीपी है यानी स्वीकृता है, तो स्वीकृत किया गया विजय कुमार, जिस व्यक्ति को ये बिल जिस व्यक्ति द्वारा बिल स्वीकार किया गया उसके साइन हो जाएंगे और जो बीआर जो बिल को प्राप्त करेगा उसके इसमें साइन हो जाएंगे। ये तो प्रारूप है। अब नेक्स्ट आती है आपके बिल के प्रकारों की। अब इम्पोर्टेंट आपका मैटर स्टार्ट होता है। देखिए बिल के प्रकार, बिल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवधि के आधार पर, एक होता है स्थानानुसार यानी स्थान के अनुसार, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य अनुसार। देखिए अब इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट बात करें अवधि के आधार पर, तो अवधि के आधार पर 2 प्रकार के बिल होते हैं। एक तो होता है आपका टाइम बिल, एक होता है डिमांड बिल। अब फर्स्ट है इसमें सावधि बिल या मुदती या सावधि बिल। टाइम बिल की बात करें तो एक ऐसा विनिमय बिल जिसमें बिल की राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात करना होता है, सावधि बिल कहलाता है। यानी ऐसा बिल जिसमें एक निश्चित अवधि होती है यानी 3 माह 2 माह जो भी है, पर सामान्यतः 3 माह होती है, तो वह सावधि बिल कहलाता है। जैसे बिल की देय तिथि की गणना निश्चित अवधि में अनुग्रह दिवस यानी अनुग्रह दिवस 3 दिन और उसको छूट दी जाती है, 3 दिवस और जोड़ देते हैं, तो ये एक तरीके से आपका सावधि बिल होता है। और दर्शन बिल की बात करें डिमांड बिल की, तो एक ऐसा बिल जिसका भुगतान स्वीकर्ता को बिल के प्रस्तुत करने पर करना होता है, दर्शन बिल कहलाता है। यानी एक तो होता है आपका सावधि बिल, ठीक है, 90 दिन का होता है और 3 दिन अनुग्रह दिवस को उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन एक होता है आपका डिमांड बिल, यानी जब भी लेखक द्वारा कोई बिल लिखा जाता है, स्वीकर्ता उसको स्वीकार करता है, तो जब भी लेखक द्वारा बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है तो स्वीकर्ता को तुरंत ही उस बिल का भुगतान करना होता है, तो ऐसे बिल को दर्शनी बिल कहते हैं। नेक्स्ट बात करें स्थानानुसार एंड पैलेस के अनुसार देखें तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका अंतर्देशीय बिल इनलैंड बिल, एक होता है विदेशी बिल यानी फॉरेन बिल, यानी अपने देश में होएगा तो उसे कहेंगे अंतर्देशीय बिल। अगला होता है आपका विदेशी बिल, यानी अब अंतर्देशीय बिल की बात करें तो एक ऐसा बिल जो जिस देश में लिखा जाता है उसी देश में स्वीकार किया जाता है, उसी देश में भुगतान के योग्य होता है, अंतर्देशीय बिल कहलाता है। यानी ऐसा बिल जो उसी देश भारत में है तो भारत में लिखा जाएगा, भारत के व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाएगा और भारत में ही उसका पेमेंट होगा यानी भुगतान होगा, ऐसे बिल को अंतर्देशीय या इनलैंड बिल कहते हैं। अब विदेशी बिल की बात करें तो एक ऐसा बिल जो एक देश में लिखा जाता है वो दूसरे देश में स्वीकार किया जाता है, विदेशी बिल कहलाता है। जैसे भारत में कोई बिल लिखा गया तथा दूसरे देश में उसको स्वीकार किया गया, ऐसा बिल विदेशी बिल कहलाता है यानी फॉरेन बिल कहलाता है। अब नेक्स्ट बिल के प्रकार की बात करें, एक तो होता है बात कर चुके हैं समय के अनुसार, और एक होता है अवधि के आधार पर, एक होता है स्थानानुसार और आपका लास्ट रहेगा उद्देश्य अनुसार। इसमें 2 प्रकार के बिल होते हैं आपके, एक तो व्यापारिक बिल यानी ट्रेड बिल, एक होता है आपका अनुग्रह या सहायता बिल यानी अकोमोडेशन बिल। अब इनको देखते हैं व्यापारिक बिल को। ऐसे बिल जो व्यापारिक लेन देनों के फलस्वरूप लिखे और स्वीकार किए जाते हैं व्यापारिक बिल कहलाते हैं। यानी जो व्यापार से संबंधित यानी व्यापार के व्यवहारों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनके संबंध में अगर कोई जैसे उधार माल बेचा, ठीक है, कोई संपत्ति उधार खरीदी,
तो उसके संबंध में जो भी बिल लिखे जाते हैं वो स्वीकार किए जाते हैं, वे बिल व्यापारिक बिल कहलाते हैं, यानी व्यापार से संबंधित कार्य होना चाहिए। जैसे विक्रेता द्वारा ग्राहक को उधार माल बेचने पर भुगतान प्राप्ति हेतु ग्राहक पर बिल लिखना तथा ग्राहक द्वारा स्वीकार करना। नेक्स्ट है आपका अनुग्रह या सहायतार्थ बिल यानी अकोमोडेशन बिल। ऐसे बिल जो व्यापारिक समुदाय में एक दूसरे की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से लिखे और स्वीकार किए जाते हैं, अनुग्रह या सहायतार्थ बिल कहलाते हैं। यानी जो आर्थिक उद्देश्य हेतु, जो व्यापारिक उद्देश्य के अलावा यानी व्यापारिक समुदाय में एक दूसरे की आर्थिक मदद करने हेतु, यानी एक्स व्यापारी द्वारा वाई को मदद करागा करेंगे या वाई व्यापारी द्वारा एक्स को मदद की जाती है, उस संबंध में अनुग्रह सहायतार्थ बिल लिखे जाते हैं। जैसे गणेश ने बलराम पर 30,000 रुपये का बिल लिखा, जिसे बलराम ने स्वीकार कर दिया, तथा बलराम ने गणेश पर 30,000 रुपये का बिल लिखा, जिसे गणेश ने स्वीकार कर दिया। ठीक है, एक तरीके से दोनों ने आपसी अनुग्रह सहायतार्थ बिल लिखे हैं और अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर लिया। दोनों ने इन बिलों को बैंक द्वारा बना लिया, जिससे दोनों की धन की आवश्यकताएं पूरी हो गई। अब आता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। ऊपर तो थ्योरेटिकल के बारे में पढ़ चुके हैं कि बिल में बिल क्या होता है, ये किस अधिनियम द्वारा शासित होता है, बिल में बिल के कौन कौन से पक्षकार होते हैं, बिल में बिल के यानी बिल का प्रारूप कौन कौन सा होता है, बिल में बिल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे बिल में बिल संबंधी व्यवहारों का लेखांकन कैसे किया जाता है, यानी अकाउंटिंग उनकी कैसे की जाती है। देखिए, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यानी लेखांकन की दृष्टि से बिलों को दो भागों में बांटा जाता है, यानी दो प्रकार की सहायक बहियां होती है आपके, सहायक बहियां आपके 8 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका बीआर और बीपी होता है, यानी बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो इनको दो प्रकारों में बांटेंगे, एक तो बांटेंगे आपका बिल्स रिसीवेबल के रूप में और दूसरा बांटेंगे आपका बिल्स पेबल यानी देय बिल के रूप में। बिल लेखक अथवा भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए प्राप्य बिल होता है, यानी इसमें छात्र में ध्यान रखना है कि जो लेखक होता है और प्राप्तकर्ता होता है, लेनदार होता है लेखक एक तरीके से। तो लेखक तथा जो भुगतान प्राप्त करता है उसके लिए ये प्राप्य बिल होता है, यानी बीआर होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, तथा बिल को स्वीकार करता है यानी जो एक्सेप्टर है, स्वीकार करता है, जिसको उधार माल बेचा गया है, वो एक तरीके से बिल का स्वीकार करता होगा, तो उसके लिए बिल्स पेबल कहलाता है, यानी वो बीपी की श्रेणी में आता है। प्राय बिल संपत्ति है तथा देय बिल दायित्व होते हैं, यानी जैसा कि आप पढ़ चुके हैं लेखांकन समीकरण के बारे में या लेखा शास्त्र के परिचय में पढ़ चुके हैं कि जो आपका बिल होता है, प्राप्य बिल यानी बीआर एक तरह की संपत्ति होती है, तथा बीपी बिल्स पेबल एक तरह से आपका दायित्व होता है। बीआर को तो संपत्ति बैलेंस शीट में असेट साइड में दर्शाते हैं, जबकि बीपी को लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। बिल खातों को वस्तुगत खाते माना जाता है और जनरल के सामान्य नियमों के अनुसार धोरा लेखा पद्धति पर इनका लेखा किया जाता है। लेखक बिल प्राप्ति पर प्राप्य बिल खाते को डेबिट करता है, यानी जो लेखक होता है, लेनदार होता है, वो बिल की प्राप्ति पर प्राप्य बिल यानी बीआर को डेबिट करेगा तथा स्वीकृता देय बिल खाते को सीआर करेगा। जो एक्सेप्टर है वो बीपी को सीआर करेगा, क्योंकि बीआर का बैलेंस डीआर होता है और जबकि बीपी का बैलेंस हमेशा सीआर होता है, क्योंकि ये लायबिलिटीज होती है। अब इनकी एंट्री के बारे में करते हैं, लेखा प्रविष्टियां जनरल में किस प्रकार से होती है। देखिए, फर्स्ट बात करेंगे बिल के लिखने व स्वीकार करने पर एंट्रियां कैसे होती है। अब लेखक की पुस्तकों में करेंगे और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में करेंगे, यानी दोनों की पुस्तकों में अलग अलग एंट्री होगी। तो लेखक की पुस्तकों में करेंगे यानी लेनदार की पुस्तकों में करेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविज अकाउंट, यानी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविज अकाउंट, यानी जो भी है व्यक्ति उसका नाम इसमें आ जाएगा, यानी एक्सेप्टर है उसका नाम इसमें टू में आ जाएगा, जैसे राम है। अब स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में लिखेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी ड्रावर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी जो व्यक्ति लेखक है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे श्याम है। अब लेखक के बिल प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित स्थितियां होती है, उसके बाद में लेखक होता है। अब बिल प्राप्ति के पश्चात में उसके पास कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है उनको देखते हैं। एक तो होती है आपकी देय तिथि तक लेखक द्वारा बिल अपने पास रखना, यानी जो लेखक है उसने बिल लिख दिया, स्वीकर्ता ने स्वीकार कर दिया, लेकिन जब भुनाना है बिल को तो देय तिथि उसकी मान के चलो 90 डेज है। अब 90 डेज तक वो बिल को अपने ही पास रखा है, बैंक में जमा नहीं करवाया है, तो उस संबंध में किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। फिर है बिल का देय तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया जाना, यानी जो आपकी देय तिथि है, ड्यू डेट है, उससे पहले ही अगर प्री पेमेंट कर दिया जाता है तो उस संबंध में किस प्रकार से एंट्री होगी। बिल को भुनाने पर कैसा व्यवहार किया जाएगा, बिल का बेचान करने पर कैसा व्यवहार होगा, और बिल को संग्रहण हेतु बैंक में भेजने पर कैसे लेखांकन प्रविष्टियां होगी। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। अब फर्स्ट बात करेंगे देय तिथि तक लेखक द्वारा बिल अपने ही पास रखने की। तो इस दशा में बिल की देय तिथि पर भुगतान लेखक को ही प्राप्त होता है, यानी
देय तिथि तक लेखक द्वारा बिल अपने पास रखा जाता है, तो इस दशा में बिल की देय तिथि पर भुगतान लेखक को ही प्राप्त होगा। इसलिए लेखक की पुस्तकों में रोकड़ खाता तो डेबिट करेंगे क्योंकि राशि प्राप्त हो रही है, तथा प्राप्य बिल खाता सीआर करेंगे, जबकि स्वीकृता की पुस्तकों में देय बिल खाता डेबिट करेंगे तथा रोकड़ खाता सीआर करेंगे, यानी इसके विपरीत एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी देखिए, अगर लेखक की पुस्तकों में करेंगे एंट्री पेमेंट ऑफ द बिल रिसीव्ड, यानी बिल का पैसा प्राप्त होने पर लेखक की पुस्तकों में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी क्योंकि कैश आ रहा है और किससे आ रहा है, बिल बीआर से आ रहा है। और स्वीकृता की पुस्तकों में करेंगे तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, यानी बीपी को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को सीआर कर देंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो जनरल एंट्री देते हैं। यानी गणपति ने रविशंकर को 1 मई तारीख साथियों ध्यान में रखना, आपके 1 मई है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब इसकी बात करते हैं, वो तारीख आगे एंट्री में किस प्रकार से आएगी। यानी गणपति ने रविशंकर को 1 मई 2004 को 15,000 रुपए का उधार माल बेचा। यानी गणपति ने रविशंकर को, तो गणपति तो कौन हो गया यहाँ पे, लेखक हो गया या लेनदार हो गया, और रविशंकर कौन हो गया यहाँ पे, एक्सेप्टर या बीपी हो गया। उधार माल बेचा, इस रकम के लिए उसने रविशंकर पर 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा, जिसे रविशंकर ने स्वीकार कर लिया। यानी जो रविशंकर है, ग्राहक है, उसको माल बेचा था और लेखक ने, गणपति ने बिल लिखा और रविशंकर ने उसको स्वीकार कर लिया। देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया, तो गणपति व रविशंकर की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां देनी है। अब देखिए, जनरल ऑफ गणपति की पहली बात करते हैं, तो 1 मई की करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम रविशंकर को गणपति ने माल बेचा, कितने का बेचा, तो एंट्री हो जाएगी रविशंकर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से हो जाएगी, 15,000 से। अब 1 मई की बात करें तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर, यानी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम रविशंकर, रविशंकर है वो स्वीकृता है, उसके द्वारा एक्सेप्टेंस दे दी गई है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर, कितने से, 15,000 से। नेक्स्ट बात करें, और बिल की राशि प्राप्त हो जाती है, तो एंट्री हो जाएगी लेखक की पुस्तकों में कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जैसा कि ऊपर एंट्री में पढ़ चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर 15,000 से। ये तो हो गई लेखक की पुस्तकों में। अब बात करेंगे स्वीकृता की पुस्तकों में, स्वीकृता यहाँ पे कौन है, रविशंकर, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गणपति। पहले तो उसमें फर्स्ट बात की थी, क्या बात की थी, कि माल को बेचा था। अब यहाँ पे ये स्वीकृता है, माल खरीद रहा है, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गणपति 15,000 की। ठीक है, अब ये गणपति को स्वीकृति दे रहा है 15,000 की, तो एंट्री हो जाएगी गणपति अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी गणपति अकाउंट डेबिट टू बीपी 15,000 से। और जो स्वीकृत राशि है, जो राशि स्वीकार की है स्वीकृता द्वारा यानी रविशंकर द्वारा, अब उसको भुगतान करेगा तो उसमें एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 की। अब इसमें देखिए तारीख कैसे आई है, यानी अपने 1 मई को बिल माल उधार बेचा, ठीक है। अब उसमें 90 डेज तो आपके बिल की तिथि होती, वो सॉरी अवधि होती है, और 3 दिवस अनुग्रह दिवस के रूप में जोड़े जाते हैं। तो 4 अगस्त हो गया, 1 मई से 90 डेज जोड़ेंगे तो 1 अगस्त आ जाएगा, 3 दिवस और ऐड कर देंगे, 4 अगस्त, इस तरीके से आ गया। तो और केस वाली एंट्री में, और इस तरीके से 4 अगस्त स्वीकृता की एंट्री में देखेंगे तो बिल्स पेबल ने भुगतान किया बीपी का, तो केस कब किया, 4 अगस्त को किया है, तो ये 4 अगस्त इस प्रकार से आई है। नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें, बिल का देय तिथि से पूर्व ही भुगतान कर दिया जाना, यानी जो आपकी देय तिथि मान के चलो 4 अगस्त है, लेकिन स्वीकृता द्वारा पहले ही भुगतान कर दिया गया है, यानी 5 जुलाई को कर दिया गया है, तो उस संबंध में किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा देखिए। कई बार स्वीकृता बिल का निश्चित अवधि समाप्ति से पूर्व ही भुगतान कर देता है। इसी दशा में समय से पूर्व भुगतान की एवज में बिल के लेखक द्वारा स्वीकृता को छूट दी जाती है, यानी जो लेखक है, क्योंकि लेखक को राशि 90 दिन में प्राप्त होगी, लेकिन स्वीकृता द्वारा पहले ही राशि दे दी गई है, तो लेखक को फायदा हो गया, तो स्वीकृता को लेखक छूट देता है, क्योंकि उसने राशि पहले दे दी। तो ये छूट स्वीकृता के लिए लाभ होता है, यानी जो स्वीकृता होता है उसके लिए जो लाभ होगा, तथा भुगतान प्राप्त करता है जो लेखक है, लेनदार है, उसके लिए हानि होगी। अतः भुगतान प्राप्त करता लेखक की पुस्तकों में छूट खाता नाम, यानी लेखक की पुस्तकों में जो डिस्काउंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में छूट खाता को सीआर कर देंगे, क्योंकि उसके लिए फायदा हुआ है। अब इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि बिल का अंकित मूल्य इंटू ब्याज दर अपॉन 100 इंटू शेष बचे हुए दिनों की संख्या इंटू 365 कर देंगे, इंटू 1/12 कर देंगे। तो जो भी बिल का अंकित मूल्य वो आ जाएगा, ब्याज दर आ जाएगी, 100 से उसको भाग दे देंगे, उस पर शेष कितने दिन बच रहे हैं उसको 365 से भाग दे देंगे। अगर महीनों में है तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। अगर दिनों में है तो शेष बचे दिनों की संख्या इंटू 365 आ जाएगा, और अगर महीनों में है तो 1/12 आ जाएगा, यानी जितने भी महीने हैं वो इसमें आ जाएंगे। लेखा प्रविष्टियां करेंगे, लेखक की पुस्तकों में करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट,
क्यों अभी एंट्री क्यों हो रही है? लेखक की पुस्तकों में कि लेखक पैसा देय तिथि से पहले प्राप्त कर रहा है, तो उसको केस मान के चलो, उसको 6,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है? 6,000 की हो जाएगी, छूट उसने 500 रुपये की दी है, तो 500 रुपया डीआर आ जाएगा, ठीक है? तो 6500 हो गया, और टू बिल्स रिसीवेबल राशि में आपके 6500 रुपया आ जाएगा, यानी केस तो उसको 6,000 प्राप्त होते हैं और छूट 500 की दे रहा है, और बिल्स रिसीवेबल की राशि टोटल कितने की? 6500 की है। और स्वीकृता की पुस्तकों में करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट, यानी बिल्स पेबल आपने 6,000 का किया है, सॉरी 6500 का किया है, जिसमें केस आपने 6,000 चुकाए हैं और 500 रुपये की आपको रिबेट मिली है, तो ये एंट्री ऐसे हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें बिल की कटौती कराना या भुनाना, यानी आपने लेखक ने बिल लिख दिया, स्वीकर्ता ने उसको स्वीकार कर लिया, और फिर उसको जब पैसा प्राप्त करना होता है तो बैंक के माध्यम से उसको भुनाया जाता है, यानी डिस्काउंटिंग की जाती है उसको, उस बिल की। तो उस संबंध में क्या होता है देखिए, भुगतान की देय तिथि आने से पूर्व लेखक धन की आवश्यकता पड़ने पर बैंक या अन्य व्यक्ति से बिल को भुना सकता है, यानी भुगतान की देय तिथि से, अगर भुगतान की देय तिथि पर निश्चित होता है कि स्वीकर्ता द्वारा पेमेंट करना पड़ेगा, स्वीकर्ता को, प्राप्तकर्ता को पेमेंट देना होगा, लेकिन अगर समय से पूर्व अगर उसको आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस संबंध में वो क्या करता है कि बैंक से उस बिल को भुना लेता है, या किसी अन्य तृतीय पक्षकार से उस बिल को भुना सकता है, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, या उस बिल को बेच सकता है। प्राप्त बिल बैंक से ही भुनाए जाते हैं, यानी प्राय जो बिल होते हैं वो सामान्यतः बैंक से भुनाए जाते हैं, अन्य व्यक्ति से कभी कभार ही भुनाए जाते हैं। ऐसी दशा में बैंक भुनाने की तिथि से बिल की देय तिथि तक अवधि के ब्याज के लिए बिल की राशि में से बट्टा काटकर शेष राशि लेखक यानी भुनाने वाले व्यक्ति को अदा कर देता है, यानी समय से पूर्व भुनाएंगे तो जो बिल की राशि, अब मान के चलो आपकी 5,000 है, तो उसमें से एक निश्चित बट्टा काट लिया जाता है बैंक द्वारा, और जो शेष राशि आपकी बची है वो राशि लेखक को अदा कर दी जाती है उसके अकाउंट्स में। तो उसमें एक चीज प्रोविजन है कि ये बट्टा लेखक यानी भुनाने वाले के लिए हानि होता है, क्योंकि आपको 6,000 रुपये प्राप्त करने हैं, लेकिन आपने समय से पूर्व उसको भुना लिया वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ति करने हेतु, तो आपको 500 रुपये का अगर बट्टा लगा है तो नुकसान हुआ है, तो भुनाने वाले के लिए हानि होती है। बैंक द्वारा बट्टा काटने के पश्चात शेष राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाता है, यानी नगद भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि भुनाने वाले ग्राहक के खाते में उसको जमा कर दिया जाता है। इस स्थिति में लेखा करते समय लेखक बैंक खाता और बट्टा खाते को डेबिट करेगा, यानी अब इस संबंध में एंट्री करेगा लेखक यानी लेनदार, क्या किस प्रकार से करेगा, बैंक तथा बट्टे खाते को डेबिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि नुकसान हुआ है और बैंक से राशि प्राप्त हो रही है, तथा प्राप्य बिल यानी जो बीआर है, बिल्स रिसीवेबल है, उस खाते को आप सीआर कर देगा, यानी क्रेडिट कर देगा। यह व्यवहार लेखक और बैंक के मध्य होता है, यानी जो व्यवहार होगा केवल लेखक यानी लेनदार तथा बैंक के मध्य होता है। तो स्वीकर्ता की पुस्तकों में इसका किसी प्रकार से कोई लेखन नहीं होता, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जब भी बैंक से बिल को बनाया जाता है तो उस संबंध में स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कोई लेखन नहीं होता है। देय तिथि पर बिल का भुगतान कर स्वीकर्ता से बैंक प्राप्त करेगा, एंड जो ड्यू डेट आ जाएगी, यानी आपने 2 महीने पहले बना लिया तो 3 जैसे आपके 90 डेज हो जाएंगे, 3 दिवस अनुग्रह दिवस क्रम में जोड़ देंगे, तो उसके पश्चात में जो राशि बैंक द्वारा लेखक को दी गई है या लेनदार को दी गई है, उस राशि को पाने हेतु स्वीकर्ता से बैंक प्राप्त कर लेगा। इसलिए देय तिथि पर भुगतान के समय स्वीकर्ता की पुस्तकों में तो लेखा होगा, किंतु लेखक की पुस्तकों में लेखा नहीं होगा। अब इसमें एक विपरीत होगा कि जो बिल की देय तिथि है, यानी बिल की देय तिथि पर जो 90 डेज है प्लस 3 दिवस अनुग्रह दिवस है, उसके पश्चात में बैंक स्वीकृता की राशि प्राप्त करेगा, तो उस संबंध में जो स्वीकृता है तो केवल स्वीकृता की पुस्तकों में लेखा होगा, लेखक की पुस्तकों में किसी प्रकार से कोई लेखा नहीं होगा। जबकि बैंक से राशि प्राप्त करने पर, अब देखिए इसमें लेखा प्रविष्टि किस प्रकार से होगी। फर्स्ट बात करें बिल बनाने की तिथि को लेखक की पुस्तकों में कैसे होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यानी इसमें एंट्री हो जाएगी लेखक की पुस्तकों में बिल की राशि में से बट्टा माइनस कर देंगे और डिस्काउंट वाली राशि डेबिट साइड में आ जाएगी और बिल की संपूर्ण राशि टू बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगी। स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इसका कोई लेखन नहीं होगा, क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। और जो दो अगली एंट्री होगी अभी ये देख रहे हैं, इसमें लेखक की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी, जबकि फर्स्ट वाली में स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं हो रही है। नेक्स्ट बात करें देय तिथि पर स्वीकारकर्ता द्वारा भुगतान करने पर, यानी देय तिथि पर स्वीकारकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा, बैंक को तो एंट्री हो जाएगी, तो लेखक की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी, जबकि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट बात करें बिल का पहचान यानी एंडोर्समेंट बिल। देखिए बिल का पहचान ऐसा होता है, मान के चलो लेखक है, अब लेखक लेनदार होता है और स्वीकर्ता बिल को एक्सेप्टेंस दे देता है, स्वीकर्ता द्वारा बिल को स्वीकार कर लिया जाता है। अब उस संबंध में सामान्यतः जो लेखक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, पर कई बार जो लेखक है वो उस बिल को अन्य तृतीय पक्षकार के विरुद्ध ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि हो सकता है
या उसको तृतीय पक्षकार को लेखक द्वारा राशि देनी हो, या जो भी उसको उधार देना हो, या उसे उधार माल खरीदा, जो भी स्थिति हो, तो तृतीय पक्षकार के विरुद्ध उसको उस राशि को यानी बिल को ट्रांसफर कर देता है। उसको ही बिल का एंडोर्समेंट यानी बिल का बेचान कहा जाता है। तो अब इसमें देखते हैं, बिल बिल एक साध्य प्रलेख है, इसलिए लेखक अपने किसी ऋण का भुगतान करने हेतु बिल को हस्तांतरण या बेचान अपने लेनदार के पक्ष में कर सकता है, जैसा कि अभी बात कर चुके हैं। इसमें बिल यानी बेचानी बेचानी लेनदार के स्वामित्व में चला जाएगा, तथा जो भी तृतीय पक्षकार के विरुद्ध अगर उसको बेचान कर रहे हैं, तो जो जो लेनदार है तृतीय पक्षकार, उसके स्वामित्व में चला जाएगा बिल, यानी उसको बेचानी कहते हैं। तो उसी को देय तिथि पर बिल का भुगतान प्राप्त होगा, यानी जिस व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफर किया गया है लेखक द्वारा या लेनदार द्वारा, तो जो भी उसका जो लेनदार है तो बेचानी है, यानी तृतीय पक्षकार को बेचानी कहा जाएगा। तो बेचानी के पक्ष में राशि प्राप्त हो जाएगी, यानी बेचानी को वो राशि बिल की राशि प्राप्त हो जाएगी और उसके स्वामित्व में वो बिल चला जाएगा। जैसे ललित ने भवानी से माल खरीदा तथा भुगतान हेतु भवानी का 3 माह का बिल स्वीकार किया। भवानी ने इस बिल को बाद में अपने लेनदार पंकज को बेचान कर दिया। ठीक है, तो इसमें ललित है ने भवानी से माल खरीदा, भवानी तो हो गया आपका लेखक और ललित तो हो गया आपका स्वीकर्ता। और जो भवानी है, भवानी का बिल स्वीकार कर लिया। भवानी ने इस बिल को बाद में अपने लेनदार पंकज को बेचान कर दिया। तो यहाँ 3 पक्षकार हो गए, जिसमें भवानी बिल का लेखक हो गया, ललित बिल का स्वीकर्ता हो गया तथा पंकज बेचानी हो गया, यानी तृतीय पक्षकार हो गया। एक ही बिल के संबंध में यह बेचान की प्रक्रिया कई बार भी हो सकती है। बिल के बेचान की दशा में लेखक यानी जो बेचान करता है तब बेचाने की पुस्तकों में ही लेखा होगा। ठीक है, तो स्वीकृता की पुस्तकों में इसका लेखा नहीं होगा। तो अगर बेचान किया जाता है तो साथ ही ध्यान रखें कि बिल के बेचान की दशा में केवल लेखक यानी बेचान करता तथा बेचानी है जो है व्यक्ति तृतीय पक्षकार है, उसकी पुस्तकों में लेखा होगा और स्वीकृता की पुस्तकों में इस संबंध में किसी प्रकार कोई लेखा नहीं होगा। बेचानकर्ता की पुस्तकों में बेचानी यानी लेनदार का खाता डेबिट कर देंगे और प्राप्य बिल खाता सीआर कर देंगे, जबकि बेचानी यानी जो तृतीय पक्षकार है उसकी पुस्तकों में प्राप्य बिल खाता डेबिट करेंगे तथा बेचानकर्ता का खाता सीआर कर देंगे। इसकी लेखांकन प्रविष्टि कैसे होती है देखते हैं। अगर बेचानकर्ता की पुस्तकों में करेंगे यानी लेखक की पुस्तकों में करेंगे तो एंट्री हो जाएगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, जितनी राशि का उसने बेचान किया है। अब बेचाने की पुस्तकों में करेंगे तृतीय पक्षकार की, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर, यानी एंडोर्सी का नाम आ जाएगा। इसमें ऊपर बेचानकर्ता की पुस्तकों में जैसे एक्स है तो एक्स का नाम आ जाएगा, और बेचानी अगर वाई व्यक्ति के नाम से है यानी तृतीय पक्षकार तो उसका टू एंडोर्सर में उसका नाम आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, यानी बेचानकर्ता की पुस्तकों में तो एंडोर्सी है यानी जो तृतीय पक्षकार है उसका नाम आएगा, यानी तृतीय पक्षकार यहाँ पे पंकज है तो पंकज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हो गया। और इसी तरीके से बेचाने की पुस्तकों में करेंगे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो लेखक है वो उस लेखक का नाम इसमें आ जाएगा। स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इसका कोई लेखा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, बिल को संग्रहण हेतु बैंक में भेजते हैं, यानी आपने बिल लिखा, स्वीकार किया, फिर जो राशि प्राप्त करने हेतु बैंक में संग्रहण करेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो जो बिल है उसको भेजेंगे। तो कई बार बिल का धारक बिल की देय तिथि पर स्वयं स्वीकारकर्ता से रकम वसूल करने के बजाय अपने बैंक के माध्यम से बिल की राशि की वसूली करता है। यानी इसमें ये कह रखा है कि कई बार जो बिल का धारक होता है वो देय तिथि पर स्वयं स्वीकृता से रकम वसूल करने के बजाय, यानी स्वीकृता से या तो वसूल करें या बैंक के माध्यम से करें, तो बैंक फिर उस राशि को स्वीकृता से वसूल करेगा। तो स्वीकृता से वसूल करने के बजाय बैंक के माध्यम से बिल की राशि की वसूली करता है। इस हेतु धारक यानी जो लेखक है बिल को बैंक में जमा करा देता है, जिसे बिल को संग्रहण हेतु बैंक भेजना कहते हैं। बैंक देय तिथि पर स्वीकृता से बिल की रकम संग्रहित कर धारक यानी ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इससे बिल का धारक रकम वसूली की कठिनाई से मुक्त हो जाता है। बैंक इस सेवा के एवज में कुछ शुल्क या चार्जेज लेता है, जिसे बैंक शुल्क यानी बैंक चार्जेज भी कहते हैं। ये एक तरह से धारक के लिए हानि होती है, क्योंकि धारक को तो सेवा बैंक से प्राप्त की जा रही है, इन धारक द्वारा बैंक से सेवा ली जा रही है, तो उस संबंध में बैंक द्वारा बैंक चार्जेज लगाए जाते हैं। अब इस संबंध में लेखा प्रविष्टि होगी आपकी। फर्स्ट बात करेंगे लेखक या प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी, तो बिल बैंक में संग्रहण हेतु जमा कराने की तिथि को एंट्री हो जाएगी आपकी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जितनी राशि का बिल जमा करा रहा है वो राशि इसमें आ जाएगी। बैंक से बिल के संग्रहण की सूचना मिलने पर अब बैंक से जैसे धारक ने बैंक में बिल लगाया, ठीक है, एंट्री हो गई, फिर बैंक द्वारा संग्रहण किया जाएगा। संग्रहण करने के पश्चात बैंक द्वारा सूचना धारक को भेज दी जाती है, जिसमें एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उसमें चार्जेस भी लगाए जाएंगे। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो इसमें टोटल आपकी राशि ऐसे आएगी। तो बैंक अकाउंट में तो आपकी राशि आ जाएगी, बैंक बिल की राशि में से माइनस जो आपका डिस्काउंट बैंक चार्जेज है वो माइनस कर देंगे।
बैंक अकाउंट में ये राशि आ जाएगी और बैंक चार्जेज में जितना चार्ज लगा है उसको डेबिट कर देंगे और टोटल राशि आपकी बैंक चार्जेज प्लस जो बिल की राशि है वो इसमें टू बिल्स फॉर कलेक्शन में आ जाएगी। और स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में इस संबंध में कोई लेखा नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें बिल के तिरस्कार या अनादरण की। यानी देखिए होता क्या है, बिल का तिरस्कार या अनादरण क्या होता है। मान के चलो आपने आप एक लेखक हो, लेखक ने बिल को लिख दिया, स्वीकारकर्ता ने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन जो देय तिथि है आपकी 90 डेज प्लस 3 अनुग्रह दिवस को ऐड कर देंगे। उस तिथि के पश्चात में भी अगर स्वीकर्ता द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता है बैंक को या धारक को, तो इस संबंध में वह बिल एक तरीके से अनादृत हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है या अप्रतिष्ठित हुआ माना जाता है। जैसे आपने सुना है कि चेक बाउंस हो गया, उसी तरीके से ये सिस्टम इसमें लागू होता है। देय तिथि पर स्वीकर्ता द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर बिल अनादृत, तिरस्कृत या अप्रतिष्ठित हुआ माना जाता है। ऐसी दशा में बिल का धारक जिस व्यक्ति से बिल प्राप्त करता है, यानी ऐसी दशा में जो लेखक होता है, धारक होता है, यानी धारक के लेखक को कहा जाता है, या जो तृतीय पक्षकार है वो भी एक तरह से धारक हो जाता है विश्व में, तो उसको ट्रांसफर हो जाने पर। तो जो धारक है जिस व्यक्ति से बिल प्राप्त करता है, यानी स्वीकर्ता से बिल प्राप्त करता है, उस व्यक्ति का पुनः लेनदार हो जाता है, क्योंकि वो बिल भुनाने पर डिसऑनर हो गया तो एक तरीके से वो पुनः लेनदार हो जाएगा और स्वीकर्ता पुनः देनदार हो जाएगा तथा स्वीकर्ता लेखक का देनदार हो जाता है। अनादरण की दिशा में बिल का नोटरी पब्लिक से, यानी जो वकील होते हैं, नोटरी पब्लिक वाले होते हैं, उनसे उसको अटेस्टेड करवाया जाता है बिल को पुनः बनाने हेतु, या उसका नया नवीनीकरण करेंगे, अभी नवीनीकरण देखेंगे। तो निक्राय या नोटिंग उसको कहा जाता है, यानी नोटरी पब्लिक से अगर उसको अटेस्टेड कराया जाएगा तो उसको निक्राय या नोटिंग करवाया जाना कहते हैं। तो उसको नोटिंग शुल्क का भुगतान भी करना होता है, यानी जो नोटिंग शुल्क है वो सामान्यतः स्वीकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि गलती उसकी है, तो उसने समय पर पैसा नहीं चुकाया, बिल को अनादरित कर दिया। तो फर्स्ट बार में तो जो बिल को बनाने हेतु पेमेंट उसका लेखक द्वारा ही कर दिया जाता है, लेकिन जो लास्ट में भुगतान स्वीकर्ता द्वारा ही वहन करना होगा, यानी जो निक्राय या नोटिंग के जो चार्जेस लगे हैं वो स्वीकर्ता ही वहन करेगा। इसमें इस समझ में लेखा प्रविष्टियां क्या होगी, देखिए लेखक की पुस्तकों में बात करेंगे, पहले ड्रावर की में करेंगे। यानी लेखक को तो इंग्लिश में ड्रावर कहा जाता है, जबकि जो आपका स्वीकार करता होता है, एक्सेप्टर होता है, उसको ड्रावीज कहा जाता है। अब लेखक की पुस्तकों में एंट्री करेंगे तो फर्स्ट करेंगे जब बिल लेखक के पास ही होता है, यानी जब बिल लेखक के पास है तो उस समझ में एंट्री हो जाएगी आपकी ड्रावी और एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। तो इसमें राशि आ जाएगी ड्रावी, एक्सेप्टर में राशि आ जाएगी आपकी, यानी जो स्वीकार करता है उसका नाम आ जाएगा डेबिट में। तो बिल तथा नोटिंग चार्जेस की राशि टोटल इसमें आ जाएगी। बिल्स रिसीवेबल की जितनी राशि है आपकी बिल की राशि बीआर में आ जाएगी, और जो टू केस है या नोटिंग चार्जेस की राशि है वो इसमें आ जाएगी। मान के चलो आपका 6000 का बिल है जिसमें 500 रुपये नोटिंग चार्जेस लग गए, तो टोटल एक्सेप्टर में और एक्सेप्टर वाले साइड में डेबिट में तो 6500 रुपये आ जाएगी, और बिल की राशि आपके बीआर में 2 हो जाएगी 6000 से, और टू केस में आप नोटिंग चार्जेस लगे 500 रुपये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें जब बिल बेचान किया हो, जब बिल को बेच दिया हो तृतीय पक्षकार को, तो उसमें एंट्री हो जाएगी ड्रावी या एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, यानी एंडोर्सी यानी जो भी व्यक्ति है तृतीय पक्षकार उसकी एंट्री हो जाएगी। तो इसमें राशि आ जाएगी बिल तथा नोटिंग चार्जेस की राशि, यानी बिल तथा जो भी नोटिंग चार्जेस की राशि है दोनों को इसमें इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट बात करें जब बिल बैंक से बनाया हुआ हो, बैंक से बिल को बनाना हो, तो उसमें एंट्री होगी ड्रावी या एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी इसमें बिल व नोटिंग चार्जेस की राशि आ जाएगी, और इसमें करेगा डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक टू बी चार्ज फ्रॉम ड्रावी, यानी जो ड्रावी है उससे राशि ले ली जाएगी। नेक्स्ट है जब बिल संग्रहण के लिए भेजा हुआ हो तथा निक्राई वे लेखक द्वारा चुकाया गया हो। अभी बात की थी कि जो सामान्यतः स्वीकारकर्ता द्वारा ही उसका भुगतान किया जाता है, वहन किया जाता है, लेकिन जब बिल बैंक में बनाया जाता है अनादित होने पर, तो सर्वप्रथम उसका जो नोटिंग चार्जेज बैंक चार्जेज है या नोटिंग चार्जेज है, या फिर नोटिंग चार्जेज की बात करेंगे तो नोटिंग चार्जेज सामान्यतः स्वीकार करता है उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन वो बाद में करता है, पहले लेखक द्वारा अपने जेब से ही उस जो नोटिंग चार्जेज है वो अपने जेब से ही उसको द्वारा चुकाया जाता है। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी ड्रावी या एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल तथा नोटिंग चार्जेज की राशि आ जाएगी डेबिट में, फिर टू में बिल फॉर कलेक्शन में बिल की राशि आ जाएगी, तो और टू केस में नोटिंग चार्जेज की राशि इसमें आ जाएगी। अब इसमें एक टिप्पणी है, नोट है, उपयुक्त प्रविष्टियों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक दशा या जैसे बिल लेखक स्वयं के पास हो वे तो बैंक से बनाया हुआ हो तथा संग्रहण में हो में लेखक की पुस्तकों में स्वीकर्ता का खाता डेबिट होगा। यदि अनादरण पर बिल का प्रमाणीकरण नहीं करवाया जाए तो निक्राय व्ययों को नोटिंग चार्जेस भुगतान नहीं होगा तथा प्रविष्टि में नोटिंग चार्जेस का समावेश नहीं होगा, और
उक्त दशाओं में प्रविष्टियां केवल बिल की राशि से होगी, तो एंट्री हो जाएगी स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में करेंगे ड्राविकी में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट या बिल की राशि से नोटिंग चार्जेस कर देंगे, जितनी नोटिंग चार्जेस लगा है उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि खर्चा टू ड्रावर एंड बिल की राशि और नोटिंग चार्जेस की राशि दोनों इसमें आ जाएगी। अब इसमें टिप्पणी हो रहा है, स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में सदैव उपयुक्त केवल एक प्रविष्टि होगी, यदि नोटिंग चार्जेस का भुगतान नहीं हुआ है तो प्रविष्टि में उसका समावेश नहीं होगा तथा प्रविष्टि केवल बिल की राशि से ही की जाएगी। तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिल के नवीनीकरण के बारे में। तो इसमें देख चुके हैं कि विनिमय बिल के पक्षकार कौन कौन से होते हैं, बिल का प्रारूप कौन सा होता है, विनिमय बिल के कौन से प्रकार होते हैं, बिल संबंधी व्यवहार का लेखा किस प्रकार से किया जाता है, बिल का बेचान क्या होता है, बिल का तिरस्कार क्या होता है, और अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे बिल का नवीनीकरण क्या होता है, और सुकर्ता को दिवालिया हो जाता है तो उस संबंध में क्या करेंगे, अनुग्रह या सहायता बिल कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे लास्ट में बीआर और बीपी जो सहायक बहियां वो किस प्रकार से तैयार की जाती है और उनकी लेजर में पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।